Hello dear student, how are you? I am Arvind R and now welcome to you in paper solution of RBSC board model paper 2021. So we have to discuss senior secondary examination model paper 2021. First of all, we discuss some instruction for the exams in which we discuss candidate must write first his roll number on the question paper. एक जर्नल आपको इंस्ट्रक्शन बता देते हैं. नेक्स्ट है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, राइट द आंसर टू ऑल क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली. नेक्स्ट है फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी. ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान दें. जितने भी सेक्शंस आपके पास हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसमें ए बी सी पार्ट हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है कि उसके जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे एक साथ लिखे जाएंगे. ठीक है. सो फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी. उन सबको आपको एक ही जगह पे लिखना है, एक साथ लिखना है. ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इस पर ध्यान दें आप. ये इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास में फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी. इस बात का ध्यान दें. ठीक है. नेक्स्ट इज if there is any error, difference, contradiction in Hindi and English version of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid. इसमें एक बात का ध्यान दें, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन में कोई एरर आता है या कोई डिफरेंस हो जाता है, तो जो हिंदी का होगा वो आपका ट्रू माना जाएगा. तो हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड. ठीक है. इसके बाद राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग इट. इसके बाद हम जो पेपर पैटर्न है एक बार वो डिस्कस करेंगे, फिर हम इस पे के क्वेश्चन पे चलते हैं. तो पेपर पैटर्न डिस्कस करने के लिए आपके पेपर पैटर्न में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई होगा. सेक्शन ए की बात करें तो एक क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में 1 to 10. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, 1 to 10 होगा. सेकेंड क्वेश्चन 2 to 11 होगा. टोटल ये 20 मार्क्स का है. मतलब पहला क्वेश्चन जो होगा 1 से 10 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा. कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस. उसके बाद 2 से 11 एक एक नंबर के होंगे, बट इसमें आपको आंसर लिखना होगा. और ये 1 मार्क्स के हैं. टोटल आपके 20 मार्क्स कवर करेंगे. उसके बाद सेक्शन बी की बात करें, दिस इज सेक्शन ए. ठीक है. फिर ये बात करते हैं हम किसकी, सेक्शन बी की. इसके बाद बात करते हैं हम किसके, सेक्शन सी. नाउ सेक्शन डी. और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, सेक्शन ई. ये 5 सेक्शन होंगे. सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15 तक 12 to 15 क्वेश्चन होंगे. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स. हर क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे इसमें. ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स. सो टोटली आपके 8 मार्क्स हो गए. सेक्शन सी की बात करें तो 16 to 19 है. 4 क्वेश्चन होंगे. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स एंड 12 मार्क्स के हो गए ये. आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 20 to 21, 20 and 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 2. ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स. ठीक है. टोटल आपका 8 हो गया. 20 to 23 होगा. 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स ही हो गए. फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इनिशियली तो मल्टीपल चॉइस होंगे, बस इसमें आपको इंटरनल चॉइस नहीं होगी. 16 to द इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन 16 to 23. सो 16 से 23 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस, मतलब आपको चॉइस गिवन होगी. आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं. मतलब पेपर पैटर्न जो है आपका बड़ा सिंपल है, बड़ा ईजी है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, राइट यूनिट ऑफ चार्ज. सबसे सिंपल आंसर है, यूनिट ऑफ चार्ज बताना है आपको इसमें. व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज. तो यूनिट ऑफ चार्ज हम सभी जानते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम. ठीक है. चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है ना. यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम. अगर हम बात करें वोल्ट तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ये पूछ लेते अगर आपसे तो आपका आंसर क्या आता, पोटेंशियल डिफरेंस. ये, और आप चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस ना हो अगर ऑप्शन में, तो आप लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की ये यूनिट होती है, वोल्ट. ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी ये यूनिट होती है. तो आपके आंसर
अगर आपका यूनिट ऑफ चार्ज पूछते तो कूलाम हो जाता, वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस की होती है और ईएमएफ की होती है। नेक्स्ट आपका एम्पियर पूछा गया है, तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं आप। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट न्यूटन बात करें तो न्यूटन आप सबको पता होगा, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, देखिए आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इन द गिवन डायग्राम वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज 2 to 10⁵ ओम प्लस माइनस 5%, कलर ऑफ सेकेंड रिंग ऑफ रजिस्टर विल बी। तो सेकेंड रिंग का पूछा है। अब कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज हैं कि ये तो था ही नहीं हमारे सिलेबस में, फिर कैसे दे दिया। तो ये सिलेबस के हिसाब से नहीं पूछा है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सिलेबस से नहीं पूछा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए पूछा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है, इट इज जस्ट चेक द प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि देख पा रहे हैं आप ये रेड लिखा है और रेड में यहाँ पे 2 लिखा है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट भी 2 है, तो 2 है तो रेड आना चाहिए इसका आंसर, बस खत्म हो गया। अब इसमें कई सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं अरे सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है, पता नहीं कैसे पूछ लिया ये क्वेश्चन, तो ऐसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं, इट जस्ट चेक द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सिलेबस को चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका रेड होगा। वैसे मैं आपको तरीका भी बता देता हूं इसका कि सॉल्व करने का मेथड क्या है। इसका मेथड होता है, एक आपका ट्रिक याद करनी है आपको, क्या? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज very good wife, has very good wife wearing gold silver necklace, wearing gold silver necklace, ठीक है, सॉरी, bearing gold silver necklace। ये आपका इसको याद करने का मेथड है क्या? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ बेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी फॉर ब्लैक एंड बी फॉर ब्राउन। अगर आप कलर कोडिंग में याद करें तो ये ब्लैक हो जाता है, ये ब्राउन हो जाता है। आर फॉर रेड है, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर व्हाट? येलो। वाई का मतलब क्या? येलो। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। गोल्ड, ये सिंपल ऐसे याद करना है, गोल्ड सिल्वर। नेकलेस मीन्स नो कलर, नेकलेस मीन्स नो कलर। अब आपके कलर कोडिंग की आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? 0 से स्टार्ट करना है। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन 1, ऑरेंज 2, ऑरेंज 3 होगा, जस्ट 1 मिनट। ये ब्राउन, रेड 2, ऑरेंज 3। ऑरेंज के लिए आपका कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ऑरेंज की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी आपकी। ठीक है, ऑरेंज की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 3। येलो की हो जाएगी 4, ग्रीन की हो जाएगी 5, ब्लू 6, 7, 8, 9। गोल्ड में टॉलरेंस देखते हैं हम, तो ये 5% टॉलरेंस, ये 10% टॉलरेंस। नो कलर जो होगा उसमें 20% टॉलरेंस होती है। तो अगर हम बात करें तो रेड आपके लिए 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड 2। थर्ड आपका सिग्निफिकेंट फिगर को नोट करता है, तो अगर फॉर्मूला लिखें तो ऐसे होगा AB × 10⁶ प्लस माइनस 5%, ये सॉरी प्लस माइनस D%। अब अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मतलब पहले 2 नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने लिखा 47 10⁻³ प्लस माइनस 10%, ऐसे लिख दिया सपोज दैट।
अब आप देखिए इनकी कलर कोडिंग अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 4 किसके लिए आएगा, आपका 4 आएगा येलो के लिए, तो इसका मतलब आपका पहला क्या हो जाएगा, येलो। सेकंड अगर हम 7 की बात करें तो 7 किसके लिए आ रहा है, वायलेट, तो हम यहां पे लिख देंगे वायलेट। अब 10 की पावर 3 है तो 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, मतलब यहां पे क्या बनेगा, ऑरेंज, और प्लस माइनस 10%, 10% का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, सिल्वर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल विच साइंटिस्ट फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टार्टिंग करते हैं कहां से, ऑस्टेड से, ऑस्टेड लॉ से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज को रिलेटेड बाय ऑस्टेड, बट सम बुक्स मे बी दैट ये ऑस्टेड ही है, सम बुक्स इट इज कंसिडर्ड एज लॉरेंज, ठीक है। बट इनिशियली जो हम पता देखते हैं, इनिशियली देखते हैं वो ये द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म इज डिटरमाइंड बाय ऑस्टेड, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ डिप एंगल एट अर्थ मैग्नेटिक पोल्स। अर्थ मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप पूछा है आपसे, अर्थ मैग्नेटिक पोल्स पे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल्स, तो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। और इक्वेटर पूछ लें अगर, पोल्स पे तो 90 डिग्री है, इक्वेटर पूछ लें तो इक्वेटर पे आपका होता है 0 डिग्री। इक्वेटर पे कितना होता है, वैल्यू ऑफ डिप 0 डिग्री, मैग्नेटिक पोल्स पे 90 डिग्री, याद रखें। ये दो कंडीशन पूछ सकते हैं आपसे, इक्वेटर पूछ सकते हैं और मैग्नेटिक पोल्स पूछ सकते हैं। तो मैग्नेटिक पोल्स 90 डिग्री होता है सॉरी, इक्वेटर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है रेजोनेंस कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि क्या है, आपसे पूछा गया है कि इन रेजोनेंस पोजीशन द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। रेजोनेंस कंडीशन में आपसे, रेजोनेंस कंडीशन में क्या पूछा है, इन रेजोनेंस पोजीशन द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो रेजोनेंस कंडीशन में फेज एंगल जो आएगा वो आपका 0 डिग्री आता है, 0 डिग्री। वोल्टेज और करंट में जो फेज एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। आप जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें जो एक्चुअली रेजोनेंस जो होता है वो आरएलसी सर्किट के लिए होता है। तो ये ऐसे डायग्राम बनता है, इसमें वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये करंट आ जाएगा, इधर आपका इंडक्टर आ जाएगा, इधर आपका कैपेसिटर आ जाएगा। ये कैंसिल आ जाते हैं, ये सेम डायरेक्शन में आते हैं वी और आई, ठीक है, इसलिए 0 डिग्री। आंसर करेक्ट क्या है, 0 डिग्री। यहीं पे इस क्वेश्चन को भी हम लिख लेते हैं। आपको नोट्स बनाने प्रॉपर तरीके से, वीडियो को पॉज करके नोट्स भी प्रॉपर आपको प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ एफ। क्या पूछा गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ एफ। सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन 10th क्लास में ही पढ़े थे हम, पावर इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इक्वल टू व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये आपका आंसर सही है। क्या P इक्वल टू 1/f इज द करेक्ट आंसर। व्हाट, P इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। क्या पूछा है, आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो पूछी गई है आपसे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन whenever a photon of energy E equal to h nu incident on photosensitive surface, then total energy of photon can be used in two ways. A part of energy of photon is used to liberate the electron from the metal surface is called as work function, and remaining part of energy is used to increase the kinetic energy of emitted electron. That's why we can say that कि जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, h nu इक्वल टू फाई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हो, हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट बन रहा है इसके हिसाब से, h न्यू हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर प्लस फाई नॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, on increasing the mass number which of the nuclei properties not change। मास नंबर को इंक्रीज करने के लिए, मास नंबर को इंक्रीज करेंगे
तो कौन सी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? आपसे पहला पूछा है मास, तो बिल्कुल मास नंबर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम बिल्कुल डिपेंड करता है मास नंबर पे, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और हम पाएंगे कि रेडियस होती है न्यूक्लियाई की R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। तो आप यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो यह जाएगा 4/3 पाई R की जगह आप क्या लिखेंगे, R0 a की पावर 1/3 इसका होल क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो 4/3 पाई और ये बनेगा R0 क्यूब और a, इसको सॉल्व करने पे R0 क्यूब a, ये भी मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आपका मास नहीं हो सकता, वॉल्यूम नहीं हो सकता। अब बचा बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो ऑल्सो डिपेंड ऑन द मास नंबर, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मास नंबर से ही डिटरमाइन होगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही आंसर बचा डेंसिटी, और वैसे भी हम इसको अगर लिखें तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और जो मास है ना, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है आपका ma, मास टोटल मास, एवरेज अगर हम टोटल मास कैलकुलेट करें तो एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ma, और वॉल्यूम लिख पाएंगे आप तो लिख पाएंगे 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू a। तो आप पाएंगे a से a कैंसिल हो जाता है, 3 ऊपर जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपका 3m अपॉन 4 पाई R0 क्यूब। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा मास नंबर पे, मतलब डेंसिटी आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। करेक्ट आंसर क्या है आपके पास में, इसका आंसर आएगा आपका इंसुलेटर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, ठीक है। कैसे बिहेव करेंगे, इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ, विच ऑफ द रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। एक बार ये प्रिंट नहीं हुआ, इसको हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ये बीटा रेज हैं, बीटा रेज। तो गामा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज, इसके बारे में पूछा है। रेडिएशन है लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है आपकी गामा रेज की, ठीक है। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, गामा रेज की, ये आपका करेक्ट आंसर है। अल्फा, बीटा, गामा रेज और एक्स रेज, ठीक है। तो इसमें गामा रेज की बात करते हैं। नेक्स्ट, अब आपके ये एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या लिख पाएंगे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, तो ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो गया इस तरह से, ठीक है। अब जो फील्ड लाइंस जाएंगी वो अवे जाती हैं इस तरह से, अवे फ्रॉम द चार्ज, लाइक दिस दे मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, डायरेक्शन बना देनी है इनकी अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरह से। ये आपका एक नंबर हो गया, आंसर हो गया आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस अवे फ्रॉम द चार्ज। इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या लिखेंगे, इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो आप पॉज करें, आंसर को नोट करें इसको। नेक्स्ट आंसर देखें तो किरचॉफ्स लॉ पूछा गया है आपसे। क्या पूछा है, किरचॉफ्स लॉ। तो हम बात करते हैं राइट द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है,
सिंपल अगर मैनर में हम लिखें किरचॉफ सेकंड लॉ तो ये होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट इन दैट क्लोज सर्किट। लेकिन अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो देखो कैसे लिख पाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the algebraic sum of product of the algebraic according to this law, the algebraic sum of product of product algebraic sum of product of electric current and product of electric, according to this law, the algebraic sum of product of electric current and resistance, electric current and resistance, ठीक है। according to this law, the algebraic sum of product of electric current and resistance of a closed loop is equal to algebraic sum of EMF source, EMF और वोल्टेज सोर्स, ईएमएफ और वोल्टेज, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ सोर्स प्रेजेंट इन दैट क्लोज सर्किट, प्रेजेंट इन दैट क्लोज सर्किट, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या है, दैट इज हम लिख सकते हैं सिग्मा आई आर इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ई। क्या कहा आपसे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ सोर्स प्रेजेंट इन दैट क्लोज सर्किट, दैट इज सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। तो ये लॉ हो गया आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बायो-सेवर्ट्स लॉ, राइट द बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ को अगर हम लिखेंगे तो बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, राइट बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the magnetic field produced due to small element of current carrying conductor, small element of current carrying conductor is depends on following factor, depends on following factor। तो कौन कौन से फैक्टर इस पे डिपेंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंड नेक्स्ट है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड करंट एलिमेंट। तो इक्वेशन 4 हो गई। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनसे हम लिख पाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, डी वी इज प्रोपोर्शनल टू
IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर। वैसे आपको इतना ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। एंड इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा dB इज इक्वल टू के IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, ये आपका वायु-सेवर्ट्स लॉ हो गया। के की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। के की वैल्यू जो होती है एक्चुअली, के की वैल्यू होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आपका बायो-सेवर्ट्स लॉ आ गया। आप डायरेक्ट इसको लिखें, एक नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी ताकि आप इजी गोइंग इसको समझ सकें। ठीक है, तो दिस इज द बायो-सेवर्ट्स लॉ। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखना चाहें, आपको इतना लिखना नहीं है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है, हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। तो सिंपली वेक्टर फॉर्म जो बनेगा वो बनेगा dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय मोड R वेक्टर का क्यूब। ये इसमें इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करें, इसको लिख लें, लेकिन अगर एक नंबर में पूछा है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राइट द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the surface integral of magnetic field of closed magnetic circuit, the surface integral of the surface integration of magnetic field, integration of magnetic field, surface integration of magnetic field around a closed magnetic circuit, around a closed around a closed magnetic, according to this law, the surface integration of magnetic field around a closed magnetic path, around a closed magnetic path is always zero, is always zero। ये आपका गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में है। क्या लिख पाएंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल टू 0। ये क्या कहता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस एंटरिंग टू द क्लोज पाथ इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस लीविंग टू द क्लोज पाथ। दैट इज क्या कह सकते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ, दैट इज the amount of magnetic lines of force, magnetic lines of force, magnetic lines of force, the amount of magnetic lines of force entering to the closed path, entering to closed path, entering to closed path is equal to, closed path is equal to, is equal to amount of, is equal to amount of magnetic lines of force, lines of force leaving to the closed path, leaving to that closed path, leaving to that close path, leaving to that close path, leaving to that close path। ठीक है, तो ये ऐसे हम कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।